चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज देखिए, ये आईआर से रिलेटेड न्यूज है और ये आपका जीएस पेपर 2 में आता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो मोंडे को पहुंच चुके वहाँ, ये आपका रसिया में, मॉस्को जगह। वहां पे उनका स्वागत करने के लिए जो है रशियन प्रेसिडेंट आए, और डिनर के लिए जो है खास इनके लिए व्यवस्था की गई थी। डाचा कोई जगह है वहां, मॉस्को के पास है। तो वहां पे डिनर के लिए अरेंजमेंट की गई थी। अब देखिए, कह रहे कि मोदी विल बी ज्वाइंड बाय मिस्टर पुतिन फॉर ए विजिट टू एन एग्जीबिशन वेन्यू फॉर रोसाटोम ऑन न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। तो मोदी जी वहां पे गए हैं रसिया में, किस लिए गए हैं? तो वहां पे एक एग्जीबिशन होने वाला है न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो उसी के सिलसिले में ये गए हैं हमारे देश के पीएम मोदी जी। तो जो अधिकारियों ने बताया, उन्होंने क्या बोला कि मंगलवार को क्या होगा, विल फोकस ऑन एड्रेसिंग ट्रेड एंड बैंकिंग challenges due to western sanctions, the possibility of more predictable pricing and long term contracts for Indian strategy imports in oil and LNG opportunities for investment। फिर उसके बाद as well as connectivity projects such as international north south transport corridor। अब देखिए, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा, समझते हैं इसको। तो अब मोदी जी जो है वहां पे जाएंगे, तो बातचीत होगी, क्या क्या चीज पे बात करेंगे। तो देखिए, वेस्टर्न सैंक्शन जो लगा है रसिया पे, अब उसके द्वारा दिक्कत हो रही है ट्रेड करने में। तो कैसे ट्रेड को आसान करेगा, तो उसी से रिलेटेड किस किस चीज पे बात करने गई है। तो इंडियन एनर्जी इंपोर्ट्स इन ऑयल, तो ऑयल और एलएनजी का जो है इंपोर्ट्स से रिलेटेड बात करने गए हैं। फिर इन्वेस्टमेंट को लेके बात की गई है। फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने की बात कही गई। तो उसके लिए एक है INSTC, इस पे भी बात की गई, मतलब बात हो गई इस पे। अब ये क्या है, आपको इसमें थोड़ा सा समझना है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये लिखा हुआ है, देखिए। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये एक सी रूट है, समझ गए, सी रूट है। अब ये देखिए फिगर, ये रसिया का जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। अब यहाँ से होते हुए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये जो रेड वाला है ना, ये क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी ये क्या है समझते हैं इसको। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। तो मल्टी मॉडल मतलब बहुत जगहों को जोड़ रहा है। इससे क्या होगी, टू इनहेंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ट्रेड और इकोनॉमिक सहयोग होगा किसके बीच, इंडिया और रसिया के बीच, ईरान के बीच, यूरोप के बीच, और सेंट्रल एशिया के बीच। फिर आगे क्या कहता है कि ये जो है एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार तैयार करेगा, किस चीज के लिए, तो मूविंग फ्राइट थ्रू आउट कॉम्बिनेशन ऑफ शिप रेड रेल, सॉरी, ऑफ शिप रेल एंड रोड रूट्स। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एयर नहीं लिखा हुआ है। तो शिप से, रेल से और रोड रूट्स के द्वारा जो है इस, ये जो INSTC है, इसको जोड़ा जाएगा। तो अच्छी बात है। अब इससे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा दोनों देशों के बीच, सभी देशों के बीच, तो क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। और क्या करेगा, तो इंडियन ओशियन और पर्सियन गल्फ से लेके कैस्पियन सी तक को भी जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्राइमरी गोल क्या है इस INSTC का, तो टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एंड शॉर्टर ट्रेड रूट बिटवीन साउथ एशिया एंड नदर्न। तो एयर के अलावा जो है अल्टरनेटिव ये है। तो इसमें क्या है, ट्रेड रूट शॉर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। किसके बीच, तो साउथ एशिया और नदर्न यूरोप के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक ग्राफीन का जिक्र किया है। ग्राफीन क्या होता है, समझा। देखिए, कार्बन का नाम सुने हैं आप, तो कार्बन के क्या है, वेरियस फॉर्म्स है। मतलब जैसे अगर आप बात करें डायमंड,
तो डायमंड, चाहे आप और ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे डायमंड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। डायमंड सिल्वर मत लीजिए, डायमंड लीजिए, ग्रेफाइट। ये क्या है? तो इट इज अ फॉर्म्स ऑफ कार्बन। किसका फॉर्म है ये? कार्बन के है। और एक ही एलिमेंट है और उसी एलिमेंट का ढेर सारे फॉर्म्स, ढेर सारे रूप जो अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब कि कार्बन ही है सब, लेकिन कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, जैसे डेयरी। तो डेयरी प्रोडक्ट होता है ना जी, तो क्या हो गया? पनीर हो गया, दही हो गया, योगर्ट हो गया, ये सब क्या है? दूध ही है सब, दूध से ही बना हुआ है सब। तो डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो उसी तरह यहाँ यहाँ हम क्या समझते हैं? एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन ही है सब, लेकिन कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है। तो याद रखिएगा। अब ये जिक्र किया गया ग्राफीन का। अब ये ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है। अब इसमें क्या याद रखना कि कितने लेयर होते हैं कार्बन एटम्स के? तो सिंगल लेयर होता है कार्बन एटम्स की। क्या होता है? सिंगल लेयर्स। और सिंगल लेयर्स होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखिए, ऐसे। फिर ये हो गया। अब यहां से देखिए ये जुटा हुआ, ये फिर ऐसे। तो ये क्या है? हनी कॉम्ब। इसको हनी कॉम्ब की तरह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए और इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या है? बहुत वर्साटाइल मटेरियल्स, मतलब बहुत चीजों के लिए यूज होता है। कौन सा? ये ग्राफीन। और ये हनीकॉम्ब समझ गए, मतलब एक दूसरे के साथ जो जुड़ा है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब ये जो है किससे दूसरे से जुटा हुआ है? ये जो ऐसे जुड़ा, फिर ये इससे जुटेगा, ऐसे जुटेगा किसी और से, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्राफीन अगर आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखिए, ये एक स्कॉच मैजिक टैप आती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसको यहाँ से पील कर दीजिए, छील दीजिए। और पेंसिल की जो नीव है, देखिए फिगर में दिखाएगा, इसको ऐसे घिसिए, उसका माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो आपकी ग्राफीन स्ट्रक्चर दिखेगी इस टाइप का। ये दिखेगा। चलिए, ये तो हुआ कि ऐसे हम तैयार करेंगे। लेकिन जो साइंटिस्ट है ना, वो ग्राफीन को कैसे निकालते हैं? तो वो बाय लैब करते हैं। वो देखेंगे आगे। चलिए। अब ये क्या है? एक नैनो मटेरियल है, बहुत छोटा पार्टिकल्स है। अब लेकिन ये क्या है? डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दुनिया में सबसे हार्ड डायमंड है। डायमंड है, उससे भी ज्यादा हार्ड है ये। उसके बाद सिल्वर से ज्यादा करंट पास करेगा। ठीक है। और उसके बाद मोर इलास्टिक देन रबर। जितना रबर इलास्टिक होता है उससे ज्यादा इलास्टिक है। और लाइटर देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है? लाइट वेट होता है, उससे भी ज्यादा लाइट है। और इसको कैसे बनाइएगा ग्राफीन को? तो वही जो ये बताया मैंने, ऐसे करके आप ग्राफीन को बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है ग्राफीन को, कैसे बनाया जाता है? तो प्रोसेस है केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या होता है? जैसे कार में टायर्स होते हैं, ठीक है, तो उसे मजबूत करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, ग्राफीन का। उसके बाद स्मार्टफोन में सिलिकॉन जो यूज होता है, उसके जगह भी ग्राफीन को यूज किया जाता है। और एक क्या है कि ग्राफीन को अगर आप कंक्रीट के साथ मिला दो, ठीक है, कंक्रीट के साथ, तो कंक्रीट के साथ मिलाइएगा तो क्या होगा? जैसे कोई कॉलम बनाए घर का, कंक्रीट यूज करते हैं, अगर उस कंक्रीट में आप ग्राफीन मिला दीजिएगा, तो वो जो है 25% ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कंक्रीट। फिर 2019 में इस पे रिसर्च की गई, और क्या किया गया? एक ग्राफीन का शीट था, उसके ऊपर दूसरा ग्राफीन का शीट रख दिया। एक ग्राफीन है, इस पे दूसरा ग्राफीन का शीट रख दिया गया, और इसको 1.1 डिग्री से नीचे वाले लेयर को इसको मूव कराया गया। तो इससे क्या हुआ? ये एक सुपर कंडक्टर बन गया। लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर कब बनता है? जब हाई टेम्परेचर आता है। ये लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बना। तो ये थोड़ा सा मेराकुलस चीज लगती है। चलिए
अब आगे देखिए, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, आप इसको सोशल इश्यूज में भी दे सकते हैं, जिस पेपर फॉर एथिक्स में भी। चलिए हम पॉलिटी में लिए, अब इसको देखिए। कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोकसभा हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस द फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 1952। तो अगर बात करें पहली इलेक्शन देश में कब हुई थी, 1951 से 1952, तो 1952 ही मानते हैं। तो जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई, तो जो महिला है, महिला की पार्टिसिपेशन, भागीदारी क्या हुई है, बढ़ी। देखते हैं। अब देखिए, पहली बार जो लोकसभा हुई थी, तो उसमें कितने सीट थे एमपी के, 489। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। तो इसमें से 22 जो है वुमेन थी। फिर उसके बाद 1957 में जो इलेक्शन हुई, तो उसमें थे सब मिला के 494 एमपी, जिसमें से 27% जो थी वुमेन थी। फिर जब 17वीं लोकसभा हुई, 17th लोकसभा, इसमें आपका 543 एमपी थी, जिसमें 78 जो है महिला थी। तो यहाँ बढ़ा। फिर उसके बाद 18th जब लोकसभा हुई, तो इसमें थोड़ा सा घट गया 2024 के इलेक्शन में। कितना है अभी, 74 वुमेन। तो 74 महिलाओं का पार्टिसिपेशन है आपके लोअर हाउस में, मतलब लोकसभा में। परसेंटेज की बात करेंगे तो सब मिला के 543 अभी लोकसभा सीट है, इसमें से आपको मिला है 74। तो परसेंटेज हो गया 13.6% लिखा हुआ भी है। अब बीजेपी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसका बढ़ा है। पहले 2024 में जो कैंडिडेट था, मतलब 2019 से ज्यादा कैंडिडेट को उतारा 2024 में। कांग्रेस की बात करें तो 41 वुमेन कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया था। अ, इसमें थोड़ा सा इस बार इसने कम पार्टिसिपेशन दिया महिलाओं को। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। 2019 की बात करें तो 52 सीट्स दिया था, इस बार कम करके दिया। और चलिए उसके बाद क्या कहता है, लेकिन जो सीट मिला है तो पिछले साल की तरह ही इसे मिला है। क्यों ऐसा हुआ, ज्यादा सीट क्यों नहीं मिला, क्योंकि बिकॉज इट कंटेस्टेड फ्यूअर सीट्स इन 2024 कंपेयर टू। तो 2019 के मुकाबले इन्होंने इस बार क्या किया, बहुत कम महिलाओं को सीट दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी सबका नाम है। तो इन्होंने क्या किया, 2000 अभी जो है 12 कैंडिडेट को दिया गया था 2024 में, 2019 में 23 कैंडिडेट को दिया। फिर आगे बात करें तो 41 वुमेन कैंडिडेट्स जो है कांग्रेस से हैं, तो जिसमें से 24, मतलब 2024 में जो है कितना लोग, कितने महिलाएं जीत के लोकसभा में गए, वो है 30। फिर है तृणमूल कांग्रेस जो है, ये 12 वुमेन को पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 11 इनका जो है लोकसभा में है। और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इन्हीं का है, 91.6 सक्सेस रेट। ठीक है, समाजवादी पार्टी भी गई, लेकिन सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस का है। चलिए अब देखिए, तो कहता है क्या, तृणमूल में जो एमपी है 2019 में जो थी, उसमें 40% अकेले, मतलब ओवरऑल महिला थी। 2024 की बात करें तो ये घट के कितना हो गया, 37% है तृणमूल की महिला जो लोकसभा में जीत के गई है। चलिए, बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा बीजेपी में इसलिए है क्योंकि वो जो पार्टी का वेलफेयर स्कीम होता है, उनसे उनको बेनिफिट मिलता है। ये पॉलिटिकल डिबेट में है, हमें उसमें नहीं जाना है। आगे देखिए। अब देखिए आगे वाला जो न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी बुक में ये नहीं है, बुक में आने में लगेंगे 2 साल 3 साल, हो सकता है 4 साल भी लगे। अब कहता है ऑन एक्सपेंशन पावर्स इन पार्लियामेंट। जैसे कि पार्लियामेंट में आप डिबेट सुनते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते क्या बोलना है, नहीं। आजादी है आपको लोकसभा में बोलने का, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। तो इसी चीज में जिक्र की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। कहता है कि द फर्स्ट स्पेशल सेशन ऑफ द 18th लोकसभा विटनेस heated discussions with the opposition clashing with the government over a range of issues, ultimately concluding with a war of words over the expansion of the remarks the leaders of opposition in both the houses। अब देखिए, जब पहला सेशन हुआ 18वीं लोकसभा का, तो क्या हुआ, अपोजिशन की तरफ से थोड़ा सा उग्र स्वभाव टाइप का डिस्कशन किया गया, डिबेट किया गया। तो उसमें क्या हुआ, तो दोनों हाउस में अपोजिशन वाले कुछ गलत शब्द का प्रयोग किए हैं, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल है।
तो क्या किया गया, जैसे क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो भी डिबेट होती है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट करके लिखा जाता है। तो अगर किसी ने ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किया या एंटी नेशनल इंटरेस्ट की बात की तो उनके वर्ड्स, उनके स्पीच जो है वहाँ वो पोर्शन हटा के फिर रिकॉर्ड में डाला जाता है, या रिकॉर्ड हो गया तो वहां से हटा दिया। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का जो चेयरमैन है अभी है जगदीप धनखड़ जी। तो इन्होंने क्या किया, पोर्शंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीच, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो जो इन्होंने स्पीच बोला जिसमें प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक्स किया गया था और आरएसएस का क्रिटिक्स किया गया था, उस पोर्शन को हटा दी। कौन? जगदीप धनखड़। अब कहता है व्हाट आर रिमार्क्स एक्सपंस्ड, ये एक्सपंस्ड क्या है? तो देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ऑर्डर बना रहे, ठीक ना? तो और जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, सब कुछ रिकॉर्ड की जाती है, जो भी बोली जाती है और उसको जो है रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अब एक आर्टिकल का जिक्र है 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, तो जितने सारे एमपी हैं पार्लियामेंट में, तो उनको जो है प्रिविलेज मिला हुआ है इस आर्टिकल के अंदर कि वो जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बात करेंगे। और जो रूल्स ऑफ द हाउस है उन प्रोविजंस को मानते हैं। ठीक है। ऐसे आपको मतलब जनरली ये है कि 150 में कि जो भी एमपीज है जो डिबेट करते हैं, तो वो जो सरकार का घेराव करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, वो इसी आर्टिकल के अंदर मिला। और भी बहुत सारे इनके सुख सुविधा मिले हैं 105 में। जैसे जब सेशन में रहेंगे तो इनको हथकड़ी नहीं लगेगी, क्रिमिनल केस इन पे बुक नहीं किया जाए, ये सब बातें 105 आर्टिकल में ही लिखी हैं। फिर अगर आगे बात करें, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट इज द चेयरमैन इन द अपर हाउस एंड द स्पीकर इन द लोअर हाउस, वर्ड्स फ्रेज एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए ये सब क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई लोकसभा के सदस्य अगर वो कोई वर्ड्स, कोई फ्रेज, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखा दे जो क्या हो, डिफेमेटरी हो, किसी को अपमान कर रहा हो, उसके बाद अनपार्लियामेंट्री हो या किसी के गरिमा को खत्म कर रहा हो, तो उसको क्या किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पे उसे रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है। याद रखिएगा। तो लोकसभा में किसके पास पावर है, चेयरमैन के पास, और राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। अब कहता है क्या कि फॉर दिस पर्पस द लोकसभा सेक्रेटेरिएट मेंटेन्स ए कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। अब इसके लिए क्या किया गया है, तो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने एक लिस्ट बनाया हुआ कि कौन कौन से वर्ड्स अनपार्लियामेंट्री हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन अनपार्लियामेंट्री। ठीक है। अब कहता है क्या, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कोई भी वर्ड्स को हटाना रिकॉर्ड से, इसके बहुत बड़े स्कोप है। जैसे देखिए ये किसके मन पे होता है, स्पीकर के मन पे होता है लोकसभा में, उनके डिस्क्रिप्शन पे। तो कौन कौन से वर्ड्स को मतलब एक्सपेंशन किया जा सकता है स्पीच से, मतलब रिकॉर्ड से। तो देखिए टू नेशनल इंटरेस्ट, अगर कोई देश के हित के खिलाफ हो, या डेट्रीमेंटल टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, या कुछ ऐसा बोला गया हो जो हमारे देश के साथ जो दूसरे देश जुड़े हैं उसको अगर कोई हानि हो रही है, मतलब रिलेशंस में, संबंध में। उसके बाद किसी की गरिमा को खत्म किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेशनल सेंटिमेंट्स को मतलब उजागर किया जा रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट। फिर उसके बाद कोई रिलीजियस मैटर को लेकर बात कही जा रही है। फिर उसके बाद जैसे हमारी इंडियन आर्मी है इसके अगेंस्ट कुछ बातें कही जा रही है। फिर उसके बाद कि मान लीजिए जो ऑनरेबल स्पीकर होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ अभद्र शब्द का यूज किया जाता है। तो इन सारे शब्द को अगर प्रयोग किया जाएगा तो स्पीकर साहब ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसको स्पीच से उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को हटा दिया जाता है। ये सारी बातें जो है, ये एक राइटर है और पार्लियामेंट के सदस्य भी है, एम एन कॉल और एस एल सागधर। तो इन्होंने अपने नोट्स में इस चीज का मेंशन किया हुआ है। उनका नाम है, बुक का नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। इनमें ये चीजें लिखी है। अब देखिए आगे देखिए, कहता क्या कि व्हाट अबाउट रिमार्क्स अगेंस्ट एन एमपी। तो देखिए एमपी पे अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है, ठीक ना, किस पे, तो मान लीजिए उनके कोई कलीग्स हैं या कोई बाहर का आदमी है,
तो उस पे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो किसके अंदर वो रूल्स फॉलो होंगे? तो रूल है 353 ऑफ द लोकसभा। ये क्या करता था? आउटलाइन द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क टू बी। तो लोकसभा में कैसे चलेगा प्रोसीजरल, ये लिखा है 353 में। फिर उसके बाद मतलब इससे रिलेटेड कोई कोई आरोप लगा रहा है किसी एमपी पे, जैसे सुनते होंगे डिबेट में कि इस एमपी ने ये काम नहीं किया, इसमें ये गलती किया, ये सब रूल 53 के अंदर आता है। अब कहता है क्या? अगर एलिगेशन, मतलब देखिए ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, तो उसके अगेंस्ट प्रोसीजर जो चलेगा वो है 353। ये है। अब कहता है कि अगर एलिगेशन ना ही डिफेमेटरी हो ना ही इंक्रिमिनेटरी हो, तो ये जो रूल है ना 353, ये उस पर लागू ही नहीं हो। क्यों नहीं लागू होगा? देखिए सीधी सी बात है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सारे मिनिस्टर, और उसमें कोई भी मिनिस्टर है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस पे तो आरोप लगाया ही जा सकता है, ये नियम ही है, ठीक ना? उस पे आरोप लगाया जा सकता है, बाकी डिफेम नहीं करेगा लेकिन आरोप तो लगाया जा सकता है। चलिए, हाउ डू ऑफर्स एक्सपंज रिमार्क्स। अब देखिए चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं उनके पास जो पावर होती है कोई वर्ड्स को हटाने की, वो किसमें है? रूल 261। देखिए याद रखिए यहाँ, चेयरमैन और स्पीकर, इसके पास जो पावर होती है एक्सपेंशन का, कोई वर्ड्स को हटाने का, वो है आपका रूल, ये आपका 261 रूल्स। ठीक है। अब देखिए लोकसभा के पास जो ये पावर होती है, सॉरी मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्या प्रोसी मतलब लोकसभा का प्रोसीजर कैसा चलेगा, रूल्स क्या है, वो है 318। और राज्यसभा का क्या प्रोसीजर है, कैसे चलेगा, ये है 381। तो याद रखिए। और 261 में क्या कहता है कि इफ द चेयरमैन इज ऑफ ओपिनियन दैट ए वर्ड और वर्ड्स हैव or have been used in debate which is defamatory or incident or unparliamentary, undignified, he may in his he may in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the council। तो कहता है कि चेयरमैन साहब को अगर ऐसा लगा कि डिबेट में कोई ऐसा वर्ड बोला गया जो डिफेम कर रहा है किसी को, किसी के डिग्निटरी को हानि पहुंचा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो ऑर्डर देंगे कि ये वर्ड्स को यहाँ से हटा दिया जाए रिकॉर्ड से। और लोअर हाउस जो होती है उनके पास भी सिमिलर प्रोविजंस होते हैं। चलिए थोड़ा सा न्यूज बड़ा था, अब देखिए एमसीक्यूज देखते हैं जल्दी। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू मॉस्को, क्या प्राइमरी फोकस है? तो एनर्जी और ट्रेड डिस्कशंस के लेके बात करेंगे। दूसरा क्या है कि व्हाई इज द विजिट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए ये होगा आपका ये फर्स्ट विजिट किए हैं इलेक्शन के बाद, 2024 इलेक्शन के बाद। फिर क्या है? व्हाट स्पेशल गेस्चर इज एक्सटेंडेड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग द विजिट। तो इनके लिए प्राइवेट डिनर का व्यवस्था किया गया था, एट हिज डच्चा में जगह है। फिर है नेक्स्ट, विच की एरिया ऑफ बायलैटरल टाइज विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग फॉर्मल मीटिंग एट द क्रेमलिन। तो, तो बताया था कि वो जो एवेन्यू, वो जो जगह है, इसलिए वहां पे जा रहे हैं, तो एग्जीबिशन हो रहा है न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, वहां पे गए हैं। फिर है व्हाट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विल बी एड्रेस ड्यूरिंग द विजिट। तो ये क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, समझ गए होंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ INSTC प्रोजेक्ट, तो क्या है इनका? तो इनका है फैसिलिटिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, शुरू में ही बताया था, बहुत आसान है ये। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन द INSTC नेटवर्क। तो क्या क्या है? मैंने बताया था एयर नहीं, क्या क्या है? तो रेल और रोड, ये एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखिए, विच बॉडीज ऑफ वाटर डज द INSTC कनेक्ट। तो इंडियन ओशियन और क्या था? कैस्पियन सी, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो शॉर्टर रूट होगा तो क्या होगा? रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। नेक्स्ट, विच सिटीज आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी थ्रू INSTC। तो क्या होगा? तो मुंबई और मॉस्को को फायदा होने वाला है इसमें। फिर है कि व्हाट इज ग्राफीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसका कैसा होता है? तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ये बताया था, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ये इससे जुड़ा हुआ है दूसरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से, तो ये क्या है? हनी कॉम्ब।
तो हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिस। विच मटेरियल इज ग्राफीन स्ट्रॉन्गर देन, तो डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाउ इज ग्रेफाइट सॉरी ग्रेफीन टिपिकली प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कैसे क्या होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विद कंक्रीट, तो 25% कंक्रीट का क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज ए बायलेयर ग्राफीन स्टैक बिकम ए सुपर कंडक्टर, तो एक लेयर ये है, दूसरा लेयर रख दिया, इसको एक 1.1 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा लो टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन का क्या पर्पस है पार्लियामेंट में, टू रिमूव डिफेमेटरी इंसिडेंट और अनपार्लियामेंट्री रिमार्क्स। नेक्स्ट देखिए, हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सपंज रिमार्क्स इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा में किसके पास पावर होती है वर्ड्स को एक्सपंज करने का, तो ये है आपका चेयरमैन होगा। विच रूल गवर्न्स एक्सपेंशन इन द लोकसभा, तो अब देखिए लोकसभा के लिए क्या था 381 सॉरी 380, राज्यसभा के लिए 381। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी एक्सपंज, तो क्या होगा इसका, अगर नेशनल इंटरेस्ट को कोई बात कही जाएगी तब। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बाय द स्पीकर, तो इसका क्या है, बहुत ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़े स्कोप है, ढेर सारे उसमें मैटर्स हैं। अब पार्लियामेंट में जो है एमपी को फ्रीडम होती है स्पीच की, किस आर्टिकल में पता है 105। व्हाट शुड एमपीज डू इफ द चेयर डिक्लेयर्स ए वर्ड अनपार्लियामेंट्री, तो क्या कर सकता है, विड्रॉ उसी समय इमीडिएटली उस वर्ड्स को हटा दिया जाएगा रिकॉर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन, क्रिटिसिज्म फॉर ऑफेंसिव लैंग्वेज का अगर यूज करें। चलिए ठीक है।